नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 नवंबर सन 2025 आज 14 नवंबर है। आज बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी है। यह दिन बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बड़ा खुलासा, आतंकी बाबरी मस्जिद का बदला लेना चाहते थे। देश भर में 32 कारों से धमाके की साजिश थी। दिल्ली कार ब्लास्ट इसी का हिस्सा था। हरियाणा में इन गरीब परिवारों को तगड़ा झटका लगा। सरकार ने बीपीएल सूची से दिखाया बाहर का रास्ता। हरियाणा में 5वीं तक के स्कूल बंद होंगे। जींद में आदेश जारी। गुरुग्राम में पेरेंट्स को दिया ऑप्शन, बढ़ते प्रदूषण पर डीसी लेंगे फैसला। गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट, बैंक ऑफ बड़ौदा में आई बम्पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार करें आवेदन। जजपा का पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला को ज्वाइनिंग ऑफर। स्थापना दिवस पर रैली में निमंत्रण देगी पार्टी। रणजीत बोले, अभी कहीं जाने का इरादा नहीं। हमारी सड़क ऐप शिकायतों को बिना समाधान किया बंद। सीएम सैनी ने 19 इंजीनियरों पर कार्रवाई के आदेश दिए। बोले, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। धान 1121 व 1718 के भाव में उतार चढ़ाव से असमंजस में किसान, बताएंगे प्रमुख मंडियों के ताजा भाव। हरियाणा में पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, आश्रितों को कैशलेस मेडिकल पॉलिसी से जोड़ेगी हरियाणा सरकार। ईपीएफओ मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 100% पैसा निकालने की बन गई नई व्यवस्था। जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री की सभी बाधाएं होंगी दूर। पोर्टल पर हुए 15 नए अपडेट। रेवाड़ी एम्स को NH 11 से मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। 308 करोड़ से बनेगा फुल ट्रैम्पेट इंटरचेंज। और पाकिस्तान के संविधान में एक साथ 48 अनुच्छेदों में बदलाव किया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का कमांड मिला। विपक्षी पार्टियां नाराज, बिल की कॉपियां फाड़ी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में सुबह शाम के समय ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं ठंड के साथ प्रदूषण में भी बढ़ोतरी दर्ज होने लगी है। वातावरण में नमी बढ़ने से, पराली जलाने और गाड़ियों के धुएं से एकाएक प्रदूषण बढ़ने से लोगों का खुली हवा में सांस लेना दूभर होता चला जा रहा है। दिल्ली और NCR क्षेत्र की बात करें तो इसमें शामिल शहरों में हालात और भी ज्यादा खराब होने लगे हैं। हरियाणा के 9 शहरों में प्रदूषण रेड जोन में पहुंच चुका है। जींद में प्रदूषण का स्तर दिल्ली के बराबर दर्ज किया गया है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 418 पहुंच गया है। वहीं 7 शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान नारनौल का 7.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है। रात के साथ साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले दिनों में ठंड में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। खासकर रात का तापमान और ज्यादा नीचे जा सकता है। प्रदेश के 7 शहरों नारनौल, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, सोनीपत और पंचकुला में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 18 नवंबर तक खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने की संभावना है, जिससे सुबह व शाम को हल्की ठंड रहने की संभावना जताई गई है। हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं ठंड के साथ प्रदूषण में भी बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। वातावरण में नमी बढ़ने से, पराली जलाने और गाड़ियों के धुएं से एकाएक प्रदूषण अचानक से बढ़ने लगा है, जिससे कि लोगों को खुली हवा में सांस लेना दूभर होता चला जा रहा है। दिल्ली और NCR क्षेत्र में शामिल शहरों में हालात और भी ज्यादा खराब होने लगे हैं। हरियाणा के 9 शहरों में प्रदूषण रेड जोन में पहुंच चुका है। साथ ही हरियाणा के NCR क्षेत्र में शामिल जिलों में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां भी लागू हो चुके हैं, जिसके बाद इन क्षेत्रों में कक्षा 5वीं तक फिजिकल कक्षाएं बंद करने का फैसला लिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने हालात के अनुसार फैसला लेने के लिए सभी जिलों के डीसी को पावर सौंप दी है। गाइडलाइंस के अनुसार बात करें तो कक्षा 5वीं तक के बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में संचालित करने का फैसला लिया गया है। ये नियम सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू रहेगा। हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। कुछ समय पहले हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू की गई थी, जिसकी शुरुआत में लोगों को काफी दिक्कतें हुई, लेकिन अब सरकार की ओर से लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। अब पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की क्षमता 10 MB से बढ़ाकर 50 MB कर दी गई है। तो वहीं रिवर्ट विद ऑब्जेक्शन फीचर से व्यक्ति अपने दस्तावेज में सुधार कर फिर से अपलोड कर सकते हैं। छोटी गलतियों के आवेदन रद्द करने की प्रक्रिया में कमी आई है। रजिस्ट्री पोर्टल पर उपभोक्ता अब अप्रूवल से पहले अपने आवेदन का नमूना विलेख देख सकते हैं, जो पहले नहीं था। वहीं हस्तांतरण विलेख में केवल विभाग का नाम आवश्यक होगा। पैन तथा आधार कार्ड अब नहीं मांगे जाएंगे। सरकारी एजेंसियां जैसे कि HSVP, HSIIDC, HSAAMB और हाउसिंग बोर्ड के मामलों के लिए किला या फिर खसरा नंबर अनिवार्य नहीं होगा।
हरियाणा की मंडियों में धान की आवक जोरों पर है। किसान मंडियों में बासमती धान की किस्म 1121 व 1718 सहित अन्य किस्में लेकर पहुंच रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार किसानों को ऊंचा भाव नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके चेहरों पर मायूसी साफ झलकती हुई दिखाई दे रही है। किसानों का कहना है कि इस बार ज्यादा बारिश से पैदावार प्रभावित हुई है और ऊपर से भाव भी कम मिल पा रहा है, जिससे किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जींद मंडी के भाव की बात करें तो 1121, हाथ कटाई के भाव की बात करें तो 3920 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कंबाइन मशीन से 3305 रुपए प्रति क्विंटल, 1718 का जींद मंडी में हाथ कटाई का भाव 3421 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, तो वहीं कंबाइन मशीन से 3101 रुपए प्रति क्विंटल का भाव चल रहा है। 1885 हाथ कटाई का भाव की बात करें जींद मंडी में तो 3451 रुपए प्रति क्विंटल का है, तो वहीं कंबाइन की कटाई का भाव 3135 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। 1401 डीपी हाथ कटाई का भाव 3241 रुपए प्रति क्विंटल का रहा है। सोनीपत मंडी के भावों की बात करें तो 1121 हाथ कटाई का भाव 3991 रुपए प्रति क्विंटल, 1718 का भाव 3470 रुपए प्रति क्विंटल, 1885 का भाव 35 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पानीपत मंडी में भाव की बात करें तो 1121 हाथ कटाई 4011 रुपए प्रति क्विंटल, 1718 का भाव 3520 रुपए प्रति क्विंटल, 1885 का भाव 3510 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। वहीं गन्नौर मंडी के भाव की बात करें तो 1121 धान का भाव 4051 रुपए प्रति क्विंटल, 1718 का भाव 3550 रुपए प्रति क्विंटल, 1885 का भाव 3571 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। फसल लेकर मंडियों में पहुंचने वाले किसानों के लिए मंडियों में अटल मजदूर कैंटीन संचालित की गई है, जहां किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था यानी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड धारकों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अब 6 महीने तक गरीब परिवार यदि डिपो से राशन नहीं लेते हैं या फिर उनका सालाना बिजली बिल 24,000 रुपए से अधिक हो जाता है तो उन्हें बीपीएल सूची से बाहर कर दिया जाएगा। परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद यदि परिवार की आय शून्य हो जाती है तो उन्हें 1 महीने के भीतर अपना परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली ID अपडेट करना होगा, अन्यथा मुख्यालय द्वारा परिवार की आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक स्वतः दर्ज कर दी जाएगी। मानव सूचना एवं संसाधन मुख्यालय ने हाल ही में परिवारों का डाटा अपडेट किया है। जिन परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड अक्टूबर में सूची में शामिल थे, उनमें नवंबर में हजारों परिवारों की छटनी कर दी गई है। नई हिदायतों के अनुसार 6 माह तक राशन न लेने वाले, सालाना बिजली बिल 24,000 से अधिक वाले, शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज का प्लाट और ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक संपत्ति वाले परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अब इन परिवारों के सदस्य अब मानव सूचना एवं संसाधन विभाग कार्यालय के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। हरियाणा में रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि राज्य में रिटायर्ड कर्मचारियों के आश्रितों का कैशलेस मेडिकल पॉलिसी के अनुसार डेटा अपडेट किया जाएगा, ताकि उन्हें पॉलिसी का लाभ मिल सके। राज्य सरकार की ओर से सभी पेंशन भोगियों के आश्रितों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना लागू की गई है। इससे ई कार्ड के जरिए पैनल पर आधारित अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। यह मॉड्यूल उन पेंशन भोगियों के लिए शुरू किया जाएगा जो पहली बार राज्य के ई पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में बैंक पेंशन भोगियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। पेंशन भोगी और आश्रितों को पैनलबद्ध अस्पतालों में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ई कार्ड जारी किए जाएंगे। हरियाणा के फरीदाबाद शहर में स्वच्छता अभियान को मजबूत बनाने के लिए नगर निगम ने ठोस कदम उठाए हैं। दरअसल अब सड़कों पर कूड़ा डालने वाले को भारी जुर्माना देना होगा। नए आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर पहली बार कूड़ा फेंकते पकड़े जाने पर 5,000 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा थोक कचरे के लिए पहली बार 25,000 रुपए और दूसरी बार 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम प्रशासन के आदेशों के बावजूद भी लोग खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं, जिससे कि सड़कों पर हर समय गंदगी रहती है और स्वच्छता अभियान में भी बाधा आ रही है। अब नगर निगम स्वच्छता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गया है। अब सड़कों पर कूड़ा कचरा फेंकना लोगों की जेब पर भी भारी पड़ने वाला है। इसके लिए निगम ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 5 टीमें गठित की हैं, जो कि कूड़ा फेंकने वालों पर नजर बनाए रखेंगी। जहां कूड़ा फेंकने की संभावना अधिक होती है, वहां टीमें ज्यादा जागरूक रहेंगी। नगर निगम आयुक्त ने लोगों से शहर में स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में गुरुग्राम, रेवाड़ी और नारनौल से जुड़े मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में रेवाड़ी जिले के माजरा में निर्माणाधीन एम्स को NH11 से जोड़ने के लिए फुल ट्रैम्पेट इंटरचेंज निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर 308 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि बारिश के मौसम में अंडरपास में ज्यादातर
ज्यादातर समय जल भराव की स्थिति बनी रहती है, जिससे कि एम्स पहुंचने वाले मरीजों को आवाजाही के दौरान खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने NH11 और रेलवे लाइन को पार करने के लिए ट्रैम्पेट इंटरचेंज निर्माण को बेहद जरूरी बताते हुए कहा कि इससे लोगों को सुविधा मिलेगी। समीक्षा बैठक में निर्माणाधीन माजरा एम्स में जल्द OPD शुरू करने के लिए बिजली के अलग फीडर और पीने के पानी की योजना को भी जल्द मंजूरी प्रदान करने पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि 11 किलोवाट के अलग फीडर और नहरी पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 22 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जानी है। इसके साथ ही उन्होंने नारोल के नसीबपुर में बनने वाले वार मेमोरियल संबंधी सभी बाधाएं जल्द से जल्द दूर करने के भी निर्देश जारी किए। कर्मचारी भविष्य संगठन यानी EPFO ने अपने सदस्यों को एक और बड़ी राहत प्रदान की है। संगठन ने भविष्य निधि की आंशिक निकासी प्रक्रिया को और ज्यादा सरल यानी आसान बनाते हुए और उदार बनाते हुए पूर्व में लागू 13 अलग अलग प्रावधानों को घटाकर अब 3 मुख्य आवश्यकताओं, शिक्षा, गृह कार्य एवं विशेष परिस्थितियों में वर्गीकृत कर दिया है। सदस्य अब अपनी भविष्य निधि शेष राशि यानी नियोक्ता और कर्मचारी के अंशदान सहित 100% तक का उपयोग इन तीनों जरूरतों में कर सकेंगे। शिक्षा से संबंधित निकासी की सीमा को 3 से बढ़ाकर 10 बार, जबकि विवाह के लिए निकासी की सीमा को 3 से बढ़ाकर 5 बार तक कर दिया गया है। इन सभी प्रकार की निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 12 माह निर्धारित की गई है। पहले विशेष परिस्थितियों जैसे कि प्राकृतिक आपदा, कंपनी बंद होने, तालाबंदी, महामारी या फिर सतत बेरोजगारी की स्थिति में दावे के साथ कारण बताना आवश्यक होता था। अब कारण बताने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे कि दावों के निरस्त होने की संभावना कम होगी। EPFO ने यह भी प्रावधान किया है कि सदस्यों के खाते में कम से कम 25% राशि भविष्य निधि के रूप में सुरक्षित रखी जाए। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोनीपत जिले से यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ गांव जाट जोशी के पास GT रोड के साथ 9.43 एकड़ भूमि पर नए बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसको रोडवेज मुख्यालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस बस स्टैंड का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। नए बस स्टैंड के बनने से दिल्ली से आवाजाही करने वाली लंबी दूरी की बसें अब GT रोड स्थित बस स्टैंड पर रुक सकेंगी। अभी तक बस स्टैंड शहर के अंदर होने से सभी बसें सीधी GT रोड से निकल जाती हैं। बसों के हाईवे से निकल जाने से शहर के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की तरफ से पूर्व विद्यार्थियों को एक बड़ा मौका यानी एक अवसर प्रदान किया गया है। इस अवसर के जरिए पूर्व विद्यार्थी अपने अंकों में सुधार कर पाएंगे। बोर्ड ने बताया कि मार्च 1990 से मार्च 2024 तक के जो छात्र ओपन या फिर रेगुलर कोर्स से सीनियर सेकेंडरी पास कर चुके हैं, अब मैक्सिमम 2 विषयों में अंक सुधार करवा सकते हैं। बोर्ड द्वारा आपको आपके किन्हीं 2 सब्जेक्टों में अंक सुधार का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू हो गई है और पूर्व विद्यार्थी 15 नवम्बर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। यानी अब उनके पास ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम अवसर चल रहा है। बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है कि छात्रों को अपने शिक्षा प्रमाण पत्र को किसी राजपत्रित अधिकारी या सरकारी या गैर सरकारी स्कूल के प्राचार्य से वेरीफाई कर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक कदम उन युवाओं के लिए राहत भरा है जो किसी कारणवश अपने सपनों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और उच्च शिक्षा या कैरियर में बेहतर मौका चाहते हैं। ऐसे युवा आवेदन कर सकते हैं और अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां अप्रेंटिस आधार पर होने वाली हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। महिला हो या पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए। जनरल, OBC और EWS के लिए 800 रुपए फीस रहेगी। वहीं PWD के लिए 400 रुपए फीस तय की गई है। न्यूनतम आयु 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2025 है। सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा के IPS वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के बाद छुट्टी पर भेजे गए हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की जगह कार्यभार संभालने वाले OP सिंह के काम और बयान कुछ ही समय में खूब चर्चा में आ गए हैं। अपराधियों को चेतावनी देने की बात हो या पुलिस कर्मियों को काम में दक्षता लाने की, OP सिंह बेबाक हैं। वह दो टूक कहते हैं कि विभाग में शिकायत निस्तारण के नाम पर जलेबियां तलने वालों का दौर खत्म हो गया है। अब नतीजे जमीन पर दिखने चाहिए। गैंगस्टर, नशा तस्कर और साइबर ठग कायर और गद्दार हैं। अब कोई नहीं बचेगा। हरियाणा पुलिस का लहजा व कामकाज
सुधारने की योजना क्या है? इस सवाल पर ओपी सिंह ने कहा कि ज्यादातर पुलिसकर्मी बहुत अच्छे से बात करते हैं। मैंने इन्हें कहा है कि इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी से जैसे बात करते हो उसी तरह शिकायतकर्ता से बात करिए, और जैसे डीजीपी को सम्मान देते हो ठीक उसी प्रकार से महिला को सम्मान दीजिए। रात के समय हथियारबंद पुलिसकर्मियों से मर्यादा व संयम की अपेक्षा रहती है, ये भाव भी जगना चाहिए। कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि वे पुलिस में हैं। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में गुरुवार को एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह पर धमाके करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। इनमें विस्फोटक सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे। इनमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इकोस्पॉट और i20 जैसी कारें शामिल होनी थी। जाँच एजेंसियों को अब तक 3 कारें बरामद हो चुकी है। चौथी कार स्विफ्ट डिजायर की तलाश है। 10 नवम्बर जिस i20 कार में धमाका हुआ था वह इसी सीरियल रिवेंज अटैक का हिस्सा थी। ब्लास्ट से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 घायल बताए गए हैं, जिसमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। बता दें कि दिल्ली को दहलाने की साजिश जनवरी से ही रची जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल डंप डेटा से पता चला है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल गनी और धमाके में कथित रूप से मारे गए डॉक्टर उमर नबी ने जनवरी में ही कई बार लाल किले की रेकी की थी। दोनों ने वहां की सुरक्षा और भीड़ का पैटर्न समझा था। पुलिस को शक है कि आतंकियों की प्लानिंग 26 जनवरी पर लाल किले पर हमले की थी, लेकिन वो तब नाकाम हो गई। डॉक्टर उमर नबी दिल्ली में 6 दिसंबर को हमला करना चाहता था, लेकिन मुजम्मिल की गिरफ्तारी से प्लान बिगड़ गया। ये बात 8 आरोपियों से पूछताछ में सामने आई है। इस अंतर्राज्यीय मॉड्यूल का केंद्र की बात करें तो फरीदाबाद में था। गिरफ्तार आतंकियों में 6 डॉक्टर हैं। श्रीनगर का रहने वाला एक अन्य संदिग्ध डॉक्टर निसार अभी फरार है। वह डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का अध्यक्ष भी है। अल फलाह में पढ़ा रहा था। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल गनी खाद की बोरियां बताकर किराए के कमरे में विस्फोटक सामग्रियों को जमा कर रहा था। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट और तेजी के बाद फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 12 अंक चढ़कर 84,478 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 3 अंक की तेजी के साथ 25,879 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। टाटा कॉमर्शियल व्हीकल, जोमेटो और इन्फोसिस के शेयर 4% तक गिरकर बंद हुए। वहीं एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक और पावर ग्रिड के शेयर 3.8% तक चढ़े। एनएससी के ऑटो, एफएमसीजी और आईटी सेक्टर में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम सोना 2641 रुपए बढ़कर 1,26,554 रुपए के स्तर पर पहुंच गया, तो वहीं चांदी 6,025 रुपए महंगी होकर 1,62,730 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,15,923 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा में देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।